गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है दोस्तों आज के करंट अफेयर सेशन में। आज हम लोग करंट अफेयर का एक सीरीज जो विस्तृत रूप से लगभग 10 से 12 मिनट के वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको विस्तार पूर्वक देखना है तो आप इस वीडियो में आ सकते हैं, वरना अगर शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से देखने का मन है तो आप इस शॉर्ट्स यानी मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में डेली करंट अफेयर का वीडियो डलता है, आप उसको भी देख के अवेयर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको विस्तृत रूप से जानना हो तो आप इस वीडियो को देखना न भूलें। तो आइए, पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी ई रुपया में किस नई सुविधा पूरे देश में लाइव कर दिया है? तो ऑफलाइन लेन-देन के लिए बेसिकली अगर आप देखिएगा, ये ऑफलाइन लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने ई रुपया ऑफलाइन सुविधा शुरू की गई है। अब लोग बिना इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले सुदूर इलाकों में भी इसके जरिए भुगतान कर सकते हैं। आपके पास अगर करेंसी है, जैसे सपोज दैट आप मान के चलिए कि आपके पास 10 रुपए के नोट है और 10 रुपए के सिक्के हैं बेसिकली, तो ये ऑफलाइन यानी जो आपके भौतिक रुपया है, यानी भौतिक रुपया यानी फिजिकल रुपया है, उसके बदले आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल रूप से एक रुपया जारी किया गया है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से होता क्या है दोस्तों, कि आपके अकाउंट से लिंक होता है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट बैंक, एक माध्यम है। आपका एक अकाउंट है किसी बैंक में और उस बैंक से हम लोग किसी क्यूआर कोड के माध्यम से दूसरे की दुकान में सामान परचेज करके पैसा देते हैं। लेकिन उसमें सबसे जरूरी क्या चीज होती है, तो वो नेटवर्क होती है। अगर नेटवर्क नहीं होता है तो हम लोग चूंकि एकदम पैसा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अब आरबीआई ने क्या किया है कि अपना डिजिटल रुपया यानी ई रुपया लॉन्च किया है। ना तो आपको बैंक खाते की जरूरत है, बस आप उस पैसा आपके मोबाइल यानी मोबाइल माध्यम से होगा और उसके माध्यम से आप स्कैन कीजिए और रुपया पेमेंट कर दीजिए, यानी एक डिजिटली रुपया। और जो सामने वाले में के भी प्लेटफॉर्म पे जाएगा वो भी आरबीआई के रुपया में ही जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, आरबीआई के द्वारा ये हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया के माध्यम से लॉन्च किया गया है। तो ये ऑफलाइन ट्रांजेक्शन यानी आप ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति अनुशंसा समिति हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर को किस प्रमुख एजेंसी का नया विशेष निर्देशक यानी स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये सीबीआई के यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए विशेष निर्देशक नियुक्त किए गए हैं और ये एजेंसी देश के महत्वपूर्ण एजेंसी यानी प्रशासनिक पद पे हैं। अजय भटनागर जी पहले भी केंद्र के कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंसियों के डायरेक्टर के पद पे संभाल चुके हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश के क्वांटम कंप्यूटर अनुसंधान की गति देने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, याद रखिएगा ये क्या है, नेशनल क्वांटम मिशन, ये आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को आगे बढ़ाने के लिए देश के सिर्फ तकनीक और अनुसंधान के लिए इसमें से 4 केंद्रों यानी जो 2 आईआईटीज में 4 केंद्रों में विशेष क्वांटम टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाने का फैसला किया गया। तो आप लोग जानते होंगे कि भविष्य यानी आने वाला भविष्य क्वांटम कंप्यूटर ही है, जो लगभग किसी भी चीज को आंकड़ा को गति देने के लिए यानी स्पीड बढ़ाने के लिए और भविष्य में कई सारी चीजों डिजिटल हब करने के लिए, समझिए क्वांटम कंप्यूटर का कितना रोल हो सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। आज हम लोग एआई के जनरेशन में जब भी चीजें देख रहे हैं, तो क्या आप एआई के जनरेशन जैसे भविष्य में आज से 10 साल पहले कोई सोच सकता था? एआई आने के बाद आज कितनी सारी सुविधाएं, हाँ ठीक है रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि एआई अगर आपको सुविधा प्रदत्त है यानी सुविधा दे रहा है तो आपके नकारात्मक भावनाओं को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बेंगलुरु में नहीं, आईआईटी बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेंगलुरु में साइंस एंड रिसर्च में 4 केंद्रों पर शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने तिरुवनंतपुरम में नए मामले आने के बाद जिंका वायरस को लेकर राज्यव्यापी अलर्ट जारी कर दिया गया? तो ये केरल में राज्यव्यापी अलर्ट जिंका वायरस के चलते जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, इन और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी ताजा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 के किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये डेनमार्क ने पहला स्थान जारी किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में दुनिया के सबसे टिकाऊ नीतियों के लिए पहले नंबर पर है। ये टिकाऊ नीति में भारत ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के दम पर पिछली बार से 12 पायदान की सुधार की गई है। भारत भी अपने वैश्विक मंच पे ई मिशन यानी पर्यावरण सुधार, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन एनर्जी जैसे मुद्दों पर मुखरता से अपनी बातों को रखता है और इसी परिणाम के चलते पूरे दुनिया में इसकी सराहना भी हो रही है। जैसे हम लोग नेट जीरो का लक्ष्य रखे हैं, उसी प्रकार से हम लोगों ने सोलर एलायंस का गठन किया गया है। इसमें कई अन्य विदेशी देशों और कई अन्य जो देश हैं अभी सोलर एलायंस अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस में जुड़ रहे हैं। तो ये भारत के लिए भी उपलब्धि है और डेनमार्क इसके पहले स्थान पर अपनी जो नीतियों के बदौलत आई है। तो इसका सही उत्तर डेनमार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में
क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार संभाला है? तो मैक्सिको के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ क्लाउडिया शिनबाम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया और आधिकारिक रूप से देश का कमान संभाला है। अगला है, नाटो ने बाल्टिक सागर में 20 से अधिक देशों के 50 युद्धपोतों के साथ कौन सा अपनी वार्षिक नौसैनिक अभियान शुरू किया गया है? तो ये अगर आप देखिएगा टॉप्स 2026 में नाटो ने बाल्टिक महासागर में अपनी सैन्य तैयारी और रूस के साथ लगती सीमाओं को सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी प्रसिद्ध बाल्ट टॉप 2026 नौसैनिक अभियान शुरू किया गया है। जब शीत युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया में दो शक्तिशाली समूह यानी देशों का गुट रहा। एक सोवियत रूस के गठन के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अब रसिया और पूरे यूरोप उसके साथ, अमेरिका के साथ जब भी ये क्लैश होता है, जैसे अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध चल रहा है, अभी ईरान और इजराइल की युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की क्या परिस्थितियां हैं ये समझने की जरूरत है। जैसे युद्ध की समाप्ति का कोई डेडलाइन नहीं है, ये युद्ध एक तरह से बड़े लंबे समय के लिए चलाया गया है, जिसमें नाटो ने भी अपना पक्ष मजबूत करके यूक्रेन के साथ खड़ा है, वहीं अमेरिका भी साथ खड़ा है, और रसिया के कई सारे क्राइसिस झेलने के बाद भी रसिया एक चूंकि मजबूत बड़ी देश है और शक्ति है, उसकी भी एक सामरिक स्थिति है। हमारे देश भारत रसिया को सपोर्ट करता है, लेकिन युद्ध को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने का मुखरतापूर्वक यूनाइटेड नेशन यानी सुरक्षा परिषद में बातों को भी रखता है। तो नेटो के द्वारा जो वार्षिक रूप से नौसैनिक अभ्यास है उसका नाम है बाल्ट टॉप 2026। ऑप्शन नंबर बी जरूर याद रख लीजिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने बुडापेस्ट में आयोजित रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियन में पुरुषों के किस किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 57 केजी के वर्ग में भारतीय स्टार ने अमन सहरावत ने बुडापेस्ट रैंकिंग पुरुष सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है और ये शीर्ष स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने मिसाइल और एरोस्पेस डिजाइन के परीक्षण को सस्ता बनाने के लिए भारत की पहली स्वदेशी 3D प्रिंटेड हाइपरसोनिक शॉक टनल विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, अगर आप देखिएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी यह स्वदेशी 3D प्रिंटेड हाइपरसोनिक शॉक टनल अत्यधिक उच्च गति हाइपरसोनिक वाले विमानों और मिसाइलों के परीक्षण की लागत को काफी कम कर देगा, यानी ये कॉस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी है और आईआईटी मद्रास के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा हल्दी यानी टर्मरिक को आर्क से विकसित नया नैनो मॉलिक्यूल किस प्रकार के कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने में अत्यधिक प्रभावी है? ये फेफड़ों के कैंसर यानी लंग्स कैंसर के लिए CSIR के वैज्ञानिकों ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा यानी जो हमारे परंपरा में भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार नैनो टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक मॉलिक्यूलर तैयार किया है, जो लंग्स कैंसर के इलाज में एक नई उम्मीद बन के आई है। हमारे जो पुरानी पद्धति जो आयुर्वेद और कई ऐसे जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था वो काफी कारगर था, क्योंकि ये प्रकृति के साथ जो चीजें बनाई जाती हैं वो हमारे शरीर के ग्रोथ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काफी मजबूत होती है। बस सबसे बड़ी चीज इसकी भूमिका क्या होती है कि कितनी मात्रा में देनी चाहिए, ये रिसर्च की एक भूमिका होती है। तो फेफड़ों यानी लंग्स कैंसर के लिए ये भारत वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा हल्दी को अर्क से विकसित नैनो मॉलिक्यूल के प्रकार जो है लंग्स कैंसर के लिए एक नई उम्मीद बन के आई है, तो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। अगला है, इसरो ने हाल ही में अपने किस ऐतिहासिक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए भारी रॉकेट LVM-3 के ऊपर क्रायोजेनिक चरण यानी CE-20 इंजन का सफल हॉट टेस्ट पूरा किया? बेसिकली जो हमारा अगला मिशन है इसरो का वो गगनयान मिशन है, यानी अंतरिक्ष में मानव को लेकर भारत के भी इसरो जो रिसर्च सेंटर है यानी अंतरिक्ष संस्थान है उसका मिशन है। इस मिशन में सुरक्षा और सटीकता के लिए सुनिश्चित करने के लिए इसरो ने सबसे शक्तिशाली लिक्विड प्रोपेलर इंजन जिसका CE-20 का एक और महत्वपूर्ण लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। तो ये जो आगे स्पेस की दुनिया में जो जंग छिड़ी है, जिसमें चाइना है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें यूरोप है, उसी प्रकार से भारत भी अपनी स्पेस की क्षमता को बढ़ाने के लिए यानी गगनयान मिशन की जो लक्ष्य रखा है, तो इसी के आधार पर हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भारी रॉकेट जो LVM-3 है उसके ऊपर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला है, आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन उत्कर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों यानी जो बच्चियां हैं उनमें एनीमिया की कमी यानी खून की कमी होती है, तो उसी को नियंत्रित करने के लिए ये मिशन है। तो मिशन उत्कर्ष देश के पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य सुधार करने एवं उनमें आयरन और हेमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए विशेष स्वास्थ्य और पोषण अभियान चलाया जाता है। अभी विशेष 5 जिलों को ऐसे चिन्हित किया गया है जिसमें एनीमिया यानी खून की कमी के चलते कई सारे गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं। तो उसके लिए ये मिशन उत्कर्ष चलाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जो मिशन है वो आगे एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप जरूर याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके सही उत्तर है। हाल ही में विमोचित पुस्तक द इंडियन सेंचुरी रियलाइज एंड राइज मुख्य रूप से किस विषय पे आधारित है? कि भारत के वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक रणनीति के आधार पे 2020 से 26 को वैश्विक मंच पर भारत की एक मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति के रूप में उभरने की कहानी और रणनीति को बयां करती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, प्रतिवर्ष 3 जून को मनाए जाने वाले विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी आधिकारिक थीम प्रमोशन हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कई ऐसे राजनेता भारत में हैं जो साइकिल से अपने मंत्रालय जा रहे हैं। ठीक है, ये उनकी एक दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है, जैसे हम लोग जिस देश से तेल का आयात करते हैं, क्रूड का आयात करते हैं, कच्चे तेल का आयात करते हैं, वहां युद्ध की स्थिति में उस रूट को बाधित होने से इसकी पूरी दुनिया पे असर है। तो सस्टेनेबिलिटी और प्रमोशन फॉर हेल्थ के लिए साइकिल, पहले साइकिल से लोग आया जाया करते थे। ठीक है, साइकिल बहुत बड़े साधन नहीं हो सकता था, लेकिन एक समय एक साधन के रूप में था ही। लेकिन आसपास 2, 4, 5 किलोमीटर के आसपास जितने भी छोटे रेंज है उसके लिए साइकिल बड़ी उपयोगी हो सकता है। अब ये सिर्फ कहना आसान है, क्योंकि प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से हम लोग अपने खुद प्रैक्टिकली 2 किलोमीटर तक भी बिना गाड़ी के नहीं जा सकते हैं, तो दूसरे को समझाना ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आज के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे वो हमने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा, ये करंट अफेयर की सीरीज रोज चलेगी, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट की आवाज को जरूर उठा सकते हैं। जैसे अभी एनटीए चाहे सीबीएसई हो, चाहे एसएससी एग्जाम जीडी हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे वहाँ के टीचर्स के कोचिंग पे जो सील कर दिए गए हैं, शिक्षकों की आवाज़ दबाने का मतलब है कि आप उस देश के निर्माण करने वाले भविष्य की जवान को दबा रहे हैं। ये सरकार की नीतियों को आलोचना करना हम लोग की भूमिका है। हम लोग एक छोटे स्तर से अगर इसकी भूमिका को निभाते हैं, तब भी एक, जैसे भगवान राम जब लंका जा रहे थे, तो उस लंका जाने के क्रम में जब राम सेतु बन रही थी, तो राम सेतु में गिलहरी का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे उसमें परिहास के पात्र भी कुछ लोग कहते हैं कि गिलहरी के द्वारा क्या गिलहरी कर सकती है, लेकिन उसका छोटा सा भी योगदान उस भगवान राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस धर्म युद्ध में उसका एक छोटा सा योगदान भी इस जीवन की सीख दिलाती है। उसी प्रकार से हम लोग भी एक छोटे से योगदान के माध्यम से अपने भविष्य, अपने आने वाले भविष्य के लिए योगदान दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।